हेलो एवरीवन। ये कुछ न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज के और कवर करने से रह गए थे, उनको देख लेते हैं। आई थिंक 5 से 7 न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज के और हैं ये। तो न्यूमेरिकल नंबर 28, तो 28 को हम देख लेते हैं कि क्या है भाई, इसमें क्या पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो इस बार ये साहब क्या पूछ रहे हैं, इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा एटम होंगे, है ना। 1 ग्राम गोल्ड का है, 1 ग्राम आपके पास सोडियम का है, और 1 ग्राम ही क्या है, लिथियम का है, और 1 ग्राम क्या है, क्लोरीन का है। तो हम जानते हैं यार, किसी का भी जो एटॉमिक मास होता है ना, चाहे वो कोई भी एटम हो, सपोज यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, गोल्ड है। तो जो इसका एटॉमिक मास है, कितना होता है इसका एटॉमिक मास, 197, ठीक, ग्राम, और वो बराबर होता है 1 मोल के। और उसमें पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, आवोगाद्रो नंबर के इक्वल होती है। क्लियर है, इतना जानते हैं। तो बस इसने पूछ लिया यार, 197 ग्राम में तो हमें पता है इतनी होती है, तो इसने पूछा 1 ग्राम में। तो सीधी सी कैलकुलेशन है, एटॉमिक मास ऑफ 197 हो गया गोल्ड का। सो नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए निकालना है तो 1/197 इंटू आवोगाद्रो नंबर, तो ये आ जाएंगे 3.057। ऐसे ये भी एटम पूछा है तो बस 1/23, 1/7 एंड 1/71, क्योंकि इस बार किस में पूछा है, क्लोरीन में। अगर ये एटम में पूछता तो एटम में तो इसका हम यहाँ कितना रख देते हैं मास, 35.5, लेकिन इसने किस में पूछा है, मोलिक्यूल में। तो मोलिक्यूल में पूछा है तो 1/71 और मल्टीप्लाई करके एंड 6.022 से और फिर 71 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं, अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो 21 है पावर, और यहाँ पे भी पावर कितनी है, 21। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। किस में सबसे ज़्यादा होंगे वो बताना है। तो बचे सेकंड और थर्ड, तो देख लीजिए वैल्यू दोनों की मैच कर ली। इसमें पावर 22 है, इसमें भी पावर 22 है, बस इसमें 2.618 है, इसमें है 8.6042। तो कहीं ना कहीं वैल्यू ज़्यादा है। तो 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, ये सबसे ज़्यादा एटम होंगे। तो इस तरह से और किसी में भी पूछ सकता है कि हाँ 1 ग्राम कार्बन में कितने होंगे, है ना। तो 1 ग्राम कार्बन के लिए निकालना है तो आप 1 अपॉन कितना कर देंगे, वह कार्बन का कितना होता है 12, और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो किसी का भी पूछ ले, है ना। ऐसे ये 5 ग्राम में पूछ लेता 5/12 हो जाता, 10 ग्राम में पूछ लेता 10/12 हो जाता, सबके 10 ग्राम में पूछ लेता सपोज, है ना, 10/71 हो जाता। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे उसको। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, मोलरिटी पूछ रहे हैं, है ना। क्या पूछ रहे हैं, मोलरिटी। तो सबसे पहले तो ये देख लिया करो यार, जो पूछ रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है। तो मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर था, लेकिन 1000 से क्योंकि यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो अब किस में लेंगे इसे, ml में, है ना। तो ये मोलरिटी के लिए फॉर्मूला हो गया। क्या कह रहे हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर कैसे बनाया गया। वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, और उसमें क्या मिलाया गया है, एथेनॉल मिलाया गया है। तो ये क्या हो गया हमारा सोल्यूट, और ये क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट, है ना। क्या कह रहे हैं, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.040। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.040। तो मोल फ्रैक्शन दे रखा है ना। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। इसकी वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1, ठीक। तो अगर हमें पता है यार डेंसिटी अगर 1 है, तो इससे एक क्लू तो हमें मिल रहा है कि अगर मोलरिटी इसने पूछी तो मोलरिटी किस में निकालते हैं, मोल पर लीटर, है ना। तो मोल पर लीटर निकालेंगे
तो हमें पता है कि अगर वाटर का 1 लीटर अगर है तो पक्की बात है उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 1000 ग्राम। 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1000 ml के, और 1000 ml इक्वल हो जाएगा 1000 ग्राम के। इतना तो हमें पता है, क्योंकि अगर डेंसिटी 1 दे रखी है और मोलरिटी की बात कर रहा है तो मोलरिटी क्या है, मोल पर लीटर। तो अगर 1 लीटर भी सॉल्यूशन बना होगा तो फिर क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम तो वहाँ पे कौन होगा, वाटर, और सोल्यूट कितना होगा उसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है। इस समय क्या दे रखा है इसका कि 1000 ग्राम में या 1000 लीटर में कितना एथेनॉल मिला हुआ है उसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है। तो पहले कहीं ना कहीं इसका मोल फ्रैक्शन हमें पता है, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी हम निकाल लेते हैं वाटर का, है ना। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन लेकिन निकालने से पहले तो नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए वाटर के, क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसी के भी निकालने हो उसका मोलिकुलर वेट अपॉन उसका वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अगर हमें कैलकुलेट करने हैं 1 लीटर वाटर के, तो 1000 अपॉन 18, तो 55.5 मोल तो किसके हो गए यहाँ पे, वाटर के। ठीक, लेकिन अगर ये कह रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन बना है, तो 2 जनों को मिला करके, 2 कैंडिडेट को मिला करके सॉल्यूशन बना है, तो क्या हो जाएगा, XA प्लस XB इज इक्वल टू अगर 1 है, तो क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन हमें दे रखा है, किसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है, एथेनॉल का। तो सपोज एथेनॉल को हम XA माने तो 0.040 प्लस XB इज इक्वल टू 1, और XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 पॉइंट कितना हो गया, 40। ठीक, तो XB की यहाँ से वैल्यू आ गई, तो किसके मोल फ्रैक्शन निकल करके आ जाएंगे यहाँ से, वाटर के। XB क्या है, सपोज यहाँ H2 है ना, XA क्या था यहाँ, इथेनॉल। तो कहीं ना कहीं हमें मोलरिटी, ये 2-3 चीज़ें तो हमें क्लियर हो रही हैं, क्या कि मोल फ्रैक्शन हम वाटर का इस तरह से निकाल सकते हैं और एथेनॉल का इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, मोलरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो किस में है, लीटर में। तो देख लेते हैं, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सीधे। फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन इतना क्लियर है कि ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए यहाँ से, H2O के। H2O का मोल फ्रैक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें न्यूमेरिकल में मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर वेट ऑफ सोल्यूट हमें पता चल जाए, ठीक, वेट ऑफ सोल्यूट पता चल जाए, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हमें तो मोल फ्रैक्शन पता है, तो मोल फ्रैक्शन की हेल्प से, अगर वाटर का भी मोल फ्रैक्शन पता है, एथेनॉल का भी पता है, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन की हेल्प से अगर हमें W पता चल जाए, क्योंकि मोलिकुलर वेट तो हमें पता है किसका, एथेनॉल का। एथेनॉल का आसानी से निकाल सकते हो, C2H5OH का कितना होगा, है ना। कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, और ऑक्सीजन 16 हो गया। ठीक, तो हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं एथेनॉल के, C2H5OH, तो हमें किस किस चीज़ की नीड होगी, इसका जो वेट होगा और उसका जो मोलिकुलर वेट होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो बस, कौन सा वाला, ये कि H2O के मोल फ्रैक्शन हमें पता है। किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट प्लस सोलवेंट के। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकल के कितने आए थे, 55.5। कैसे निकाला था, 1000 अपॉन 18 से, है ना। और 0.96 ये किसका है, H2O का मोल फ्रैक्शन निकल करके आया है ये। फिर हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बस एथेनॉल के मोल। ठीक, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन बस यहाँ पर है, यहाँ से एथेनॉल के मोल निकल करके आ गए, और नंबर ऑफ मोल्स या W अपॉन M की वैल्यू अगर हमें पता चल गई है, तो फिर बस वही क्या होगी, उसकी मोलरिटी, है ना। तो बस W अपॉन M हमें किसी तरह से यहाँ कैलकुलेट करना था कि W अपॉन M क्या होगा। तो वो मोलरिटी निकालने के लिए हमें पता है ना, N अपॉन V होता है। अब यहाँ तो इन्होंने बता दिया कि हाँ पर लीटर में है, ठीक, कि सॉल्यूशन कैसे बना हुआ है, डेंसिटी क्योंकि 1 दे रखी है,
तो मोल पर लीटर में ही हमें निकालनी है। तो कितने मोल एथेनॉल के डिज़ोल्व हैं वो हमारा निकल के आ गया। तो वो कितना आ गया यहाँ से, अप्रोक्स कितना आया था ये 2.3145। इतने मोल्स जो है कितने में डिज़ोल्व है पर लीटर में, किसमें जो डिज़ोल्व है पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर। तो ये मोलरिटी आ गई निकल के। तो बस हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमें यहाँ से जुगाड़ करना था, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो ये ऑलरेडी थियोरेटिकल पार्ट में भी हम कवर कर चुके हैं। क्या किसी का भी अगर हमें एक एटम का अगर हमें मास निकालना हो तो बस उसका जो मोलर मास होता है, उसका जो मोलर मास होता है बस उसको किससे डिवाइड कर दो। सपोज कार्बन का पूछा है तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, और किससे डिवाइड कर दो बस उसे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या से। ठीक, तो ये कितना आ जाता है इसके लिए 1.9927 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकालना तो 1.008 अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर। ठीक, किसी का भी निकालना हो, 16 ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक, तो 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये सीधा सीधा रिलेशन होता है। किसी के भी एक एटम का अगर आपको निकालना है तो उसके मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, उसके एक एटम का मास ग्राम में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो पहला है मल्टीप्लिकेशन, साथ में डिवीज़न का केस, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, है ना, और थर्ड है एडिशन। तो एडिशन का केस है ये किसका है, मल्टीप्लिकेशन का केस है, और ये किसका है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक, तो इसके लिए हम थियोरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी रूल्स देख चुके हैं कि किसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अगर कहीं पे केस दे रखा है तो उसमें सिग्निफिकेंट अगर आपको नंबर बताना है तो सीधे सीधे जो वैल्यू दे रखी हैं उनको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसका सॉल्यूशन कितना निकल करके आ रहा है, ये 1 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फर्स्ट वाले का 1.648511, ये कैलकुलेशन निकल करके आ गई। ठीक, अब कह रहे हैं ये कि इसे सिग्निफिकेंट नंबर में इसमें हमें कैलकुलेट करने हैं कितने होंगे। तो आप देख लीजिए जितनी भी ये वैल्यू थी यहाँ पर, ये थी डिजिट, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, 4 थी। अब इनमें देखना है हमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। तो इसमें देखें तो 1 2 3 एंड 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 1 2 3, है ना। ये अब हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे कि इसमें कैसे बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ऑलरेडी हम थियोरेटिकल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। 1 2 3 एंड 4, तो इसमें भी 4 है, तो इसमें 4 थे, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने बताए थे अभी 5, इसमें कितने आ रहे थे 4। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो हमारे रिजल्ट जो आएगा उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। तो हमें इसे 3 तक लिखना है। अब 3 तक इसे राउंड ऑफ कर लेंगे हम। अब राउंड ऑफ का तरीका हमने बता दिया कि 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब ये इस डिजिट तक 4 तक राउंड ऑफ करना है। और 4 के बाद अगर मैंने बता दिया अगर वैल्यू 5 से ज़्यादा आती है, क्या है ये 8 है ना, तो फिर उसमें एक ऐड हो जाता है, तो 1.65 इसका आंसर होगा इसमें। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आएगा 28.26 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो आगे देख लेते हैं, बस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधे 26.82 आ गया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अब कैसे देखेंगे। अब देखने को इसे देख सकते थे कि यार एक सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें तो इसमें भी एक होना चाहिए, नहीं। अगर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन में एग्जैक्ट नंबर अगर कोई है ना, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है इसका सिग्निफिकेंट फिगर में कोई रोल नहीं होगा। इसी वजह से मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4, तो इसी वजह से आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। तो ध्यान रखेंगे कभी कोई आपको एग्जैक्ट नंबर दे रखा है 3 4 5 6, मतलब कोई भी होल नंबर अगर आपको यहाँ दे रखा है, क्योंकि हम इनके बाद कितने भी जीरो एज्यूम कर लें, है ना, उसमें ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। तो 3 क्या है, एक एग्जैक्ट नंबर, 4 5 ये सब एग्जैक्ट नंबर हैं। एग्जैक्ट नंबर अगर आपको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में, फिर हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए
नहीं देखेंगे या उसका रोल सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा, है ना। फिर किस में होगा, जिसमें डेसिमल आया हो, जिसमें एग्जैक्ट नंबर ना दे रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें क्योंकि 4 थे सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ भी कितने होंगे, 4। नेक्स्ट है एडिशन का केस है। एडिशन का और सब्सट्रैक्शन में हमने बता दिया था कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने, सॉरी राइट साइड, डेसिमल के राइट साइड में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फिर उसमें जिसमें सबसे कम होंगे वही हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना। तो आप देख लीजिए ये कितनी वैल्यू 3, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, ये ठीक दिख रहा है वाइट पे, यहाँ पर कितने हैं 4, और यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। तो एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे, तो आंसर में भी कितना होगा 3 ही होगा, है ना। तो ये रिजल्ट आया था सबके एडिशन के बाद। तो लेकिन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे 4, करना कितने तक है 3 तक। तो 3 देखो राउंड ऑफ भी करेंगे तो इसके बाद क्या है 4 है ना, 5 से कम है तो कोई ऐड नहीं होगा, तो क्या होगा 8 2 0। तो इसलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें 3। नेक्स्ट, use the data given in the following table to calculate the molar mass of natural occurring argon isotope। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल किसकी तरह है, जैसे हमने क्लोरीन 35.5 का बताया था, है ना। इसका एवरेज निकल के इतना ही आया था, क्योंकि क्लोरीन के हमने वहाँ पे 2 आइसोटोप का देखा था। ऐसे ही कार्बन के 12, कार्बन का 13, कार्बन का 14, है ना। इन तीनों को हमने कैलकुलेट करके बताया था कि इनका एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने बताया था कि जो इनकी नेचुरल अबंडेंस है, जैसे इसकी 99 पॉइंट समथिंग थी, इसकी 1% के आसपास थी, है ना, इसकी 99% और इसकी फ्रैक्शन में थी, है ना। तो इसकी 0 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, है ना, इसकी 98 पॉइंट समथिंग होगी, फिर मतलब टोटल 100% होगा। तो जितनी आपको फ्रैक्शनल अबंडेंस दे रखी होगी, सॉरी अबंडेंस दे रखी होगी, उसे 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शनल अबंडेंस में, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो उसे फ्रैक्शनल अबंडेंस में हम कन्वर्ट कर लेंगे। वह जितनी भी फ्रैक्शनल अबंडेंस आएंगी उनको उसके पर्टिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके, जैसे जो फ्रैक्शनल अबंडेंस आएगी ना 100 से डिवाइड करने के बाद, बस उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। ऐसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उन सबको ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाता है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे ना, इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आपसे पूछेगा कभी, बस आना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 12 नहीं है, सॉरी 52 मोल्स ऑफ आर्गन। आर्गन के कितने मोल्स हैं आपके पास 52 मोल्स कह रहा है ना, क्योंकि और पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, है ना। तो आर्गन का अगर हम देखें तो आर्गन के केस में एटॉमिक मास कितना होता है, आर्गन का कितना होता है भाई, लगभग 40, है ना। तो आर्गन के हमें पता है 1 मोल बराबर होता है किसके, 40 ग्राम के, और उसमें पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। इतना बात हम जानते हैं, है ना। पूछा कितने में है, 52 मोल में पूछा, तो 1 मोल में इतने होते हैं, तो यार 52 में कितने होंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इतना आया था, लेकिन उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, डेसिमल को 2 पॉइंट इधर लेके गए हैं, तो इधर पावर जो हो गई वो 2 पॉइंट इंक्रीज हो गई। ऐसे ही चलो पहले थर्ड देख लो, 1 मोल ऑफ हीलियम, तो 52 ग्राम में पूछा है, तो हीलियम है, हीलियम का 1 मोल किसके इक्वल होता है 4 ग्राम के, क्योंकि वही तो हीलियम का एटॉमिक मास है ना, ठीक। तो 4 ग्राम में तो कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 52 ग्राम में पूछ लिया, फिर उसमें सेम यार, है ना। तो पहले 4 में निकाल दो, फिर 52 में निकाल दो, चाहे ऐसे कर लो, है ना। तो 1 मोल ऑफ हीलियम 4 किसके बराबर होता है 4 ग्राम के, और उसमें पार्टिकल की संख्या इतनी होती है ना। तो 52 ग्राम हीलियम में कितनी होगी, तो सीधे सीधे क्या कर दो, 52 इंटू
6.022 इंटू 10^23/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के। सेकंड वाला थोड़ा सा आपको कुछ नया लग रहा होगा, पता नहीं क्या है यू। तो यू क्या है, ये यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास बताया था उस समय, या AMU भी कह सकते हो। ठीक, ये कह रहे हैं जो पार्टिकल का अगर जो मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है, तो अगर वो यू में आपको व्यक्त कर रखा है, यू में रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे हीलियम का कितना होगा 4U, तो उसमें पार्टिकल की संख्या कितनी होती है 1। तो हीलियम का 4U बराबर होगा, या हीलियम का अगर हम कह रहे हैं 4U में कितने पार्टिकल की संख्या होगी 1। अब पूछा कितना है 52U, तो 4U में तो एक पार्टिकल होता है। ठीक, तो 52U में कितने होंगे, तो डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो कितना हो जाएगा 13। ठीक, तो कितने पार्टिकल होंगे 13 पार्टिकल होंगे। 15U में कितने पार्टिकल होंगे 13। तो 4U ऑफ हीलियम कंटेन 1 एटम ऑफ हीलियम, 52U ऑफ हीलियम विल कंटेन 1/4 इंटू 52 एटम। क्लियर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, किसके कितने ग्राम में, या कितने यू में, या कितने मोल में। तो चीज़ों को समझो, मोल और ग्राम में अगर वैल्यू दे रखी है तो सिमिलर कंसेप्ट यूज करना है कि यार 1 ग्राम में कितने होते हैं पार्टिकल, तो 52 ग्राम में कितने होंगे, है ना। ऐसे ही आर्गन का 52 मोल्स, यहाँ मोल्स में दे रखा था, यहाँ ग्राम में दे रखा था, है ना। तो यहाँ क्योंकि डायरेक्ट मोल था तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दिए, क्योंकि 1 मोल में कितने हैं। लेकिन यहाँ हीलियम का 1 मोल किसके बराबर है 4 ग्राम के, तो इसी वजह से कैलकुलेशन में बस कहाँ से 52/4। तो कुल मिलाकर के ऐसे कह लो कि फिर 13 से ही तो मल्टीप्लाई किया है ना। तो 13 इंटू 6.022 इंटू 10^23, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ए बेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कोई बेल्डिंग करने वाली गैस है और वो कह रहा है कि कार्बन और किससे मिलकर के बनी है, हाइड्रोजन से। ठीक है, उस गैस में क्या है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं पता हमें उसका कि फॉर्मूला क्या है, अभी उसका फॉर्मूला नहीं पता। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, इसका अगर एक स्मॉल सैंपल अगर हम बर्न करा रहे हैं, बर्न किसकी प्रेजेंस में करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.3 ग्राम ऑफ CO2, क्या प्रोड्यूस कर रहा है CO2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे होंगे, सीधी सी बात है। क्या बन रहा होगा CO2, और कितनी बन रहा है 3.38 ग्राम। तो अब तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे कह रहे हैं 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, अच्छा वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है ना। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बना रहा होगा, और कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा 0.690 ग्राम। तो वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है और CO2 कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ये तो हमें पता चल गया। आगे क्या पूछ रहा है, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस बेल्डिंग गैस, मतलब इसी गैस का अगर ये कह रहे हैं कि 10 लीटर वॉल्यूम किस पर कह रहा है, लेकिन STP पर, कितना कह रहा है आगे, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस बेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट, मतलब जो 10 लीटर वॉल्यूम कवर कर रही ना गैस STP पर, वो कितना वेट होगा उसका, अगर वेट में बात करें तो 1.6 ग्राम, मतलब इतने ग्राम गैस जो है इतना वॉल्यूम कवर कर रही है किस पर, STP पर। और कौन सी, ऐसी बेल्डिंग गैस जिसमें कौन प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। आगे कह रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला बताना है इसका। तो एम्पिरिकल फार्मूला बताने के लिए तो हमें पता है, टेबल बनानी पड़ती है यार, वो है ना, नंबर ऑफ मोलर रेशियो निकालने पड़ते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एलिमेंटल परसेंटेज चाहिए। मतलब अगर कोई गैस कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनी है तो हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन परसेंटेज, और क्या चाहिए, हाइड्रोजन परसेंटेज, है ना। लेकिन हमें दे किस में रखा है, इनके वेट दे रखे हैं कि कितना कितना इनका वेट हमें ऑब्टेंड हुआ है, किस किस का, CO2 का और H2O का, है ना। तो
क्यों ना हमारा टारगेट पहले रहेगा कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के गैस बनी है वो एक्चुअल में कितने अमाउंट में है और उससे कितना अमाउंट जो है CO2 और H2O का प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो तो हमें पता है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ O2 से और क्या करेगा 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली जब H2O प्रोड्यूस होता है तो वो 2 ग्राम हाइड्रोजन की नीड होती है और 16 ग्राम ऑक्सीजन की नीड होती है। अब सिंस कह रहा है ये 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 3.38 ग्राम CO2 में फिर कितना कार्बन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3.38 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ से हमें किसकी निकल के आ गया अमाउंट, कार्बन का अमाउंट निकल के आ गया, कितना आ गया 0.9218, इतने ग्राम कार्बन है। ऐसे ही हमें पता है 18 कार्बन का H2O का अगर 18 ग्राम ऑब्टेंड होता है तो वहाँ कितनी हाइड्रोजन की नीड होती है 2 ग्राम। लेकिन अगर ये कह रहा है कि अगर H2O का आपको 0.690 ग्राम ऑब्टेंड हुआ है तो फिर कितनी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि 0.690 ग्राम H2O विल कंटेन 2/18 इंटू 0.690 ग्राम वाटर, है ना। तो कैलकुलेट करके क्या है 0.076 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आई है ना। कितनी हाइड्रोजन होगी वहाँ पे 0.0767 ग्राम हाइड्रोजन। अब क्योंकि हमें एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है इसने, तो हमें ये कितने अमाउंट में कितने परसेंट में ऑब्टेन होगा, तो हमें कहीं ना कहीं इनका अमाउंट पता चल गया। जब हमें किसी की भी सैंपल में 2 कंपोनेंट का अमाउंट पता चल जाता है तो फिर हम उसकी परसेंटेज तो निकाल ही लेते हैं। किसी की भी परसेंटेज निकालनी हो तो उसका मास अपॉन टोटल मास, तो यही देखो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन का और प्लस कार्बन का, तो ये इतना आ गया। अब हमें कार्बन परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, 92.32%, तो इसमें कौन आ गया कार्बन। और हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 और किसका निकल के आ गया हाइड्रोजन का। तो इस तरह से हमने कार्बन और हाइड्रोजन के मास तो कैलकुलेट कर लिए। अब जब हमें इन दोनों की परसेंटेज पता चल गई दोनों की कि कितने कितने परसेंट में, फिर उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला डिसाइड कर लेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला बताने के लिए ये टेबल बनानी, तो ये हो गई टेबल एम्पिरिकल फार्मूला के लिए। ये दोनों परसेंटेज हमें दे रखी थी, किस किस की, कार्बन की एंड हाइड्रोजन की। इनके एटॉमिक मास हम लिख लेंगे और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो उसके मास को किससे डिवाइड कर दो, मोलिकुलर वेट से। तो ये डिवाइड करने के बाद ये कितना आया है, ये आया है 7.69 और ये कितना आ गया 7.68। तो इसमें से जो वैल्यू कम है, अब लगभग सेम ही है, तो एक दूसरे को उससे डिवाइड कर दो, है ना। जो सबसे कम होगी बाकी के सबके नंबर ऑफ मोल्स से उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये बात हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो 7.69 को किससे डिवाइड कर दिया गया 7.68 से, यहाँ भी 7.68, तो दोनों जगह कम वाली से ही डिवाइड करते हैं, ये रूल आपको पता होगा। तो इनका जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकल के आया वो 1:1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो भी, अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं थे, अगर ये फ्रैक्शन में होते तो फिर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करके फिर सिंपलेस्ट होल नंबर निकाल लेते हैं उसका। तो इस तरह से ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखो ये बन आया, ये भी बनाया, इसका मतलब जो गैस थी उसमें कार्बन, अगर एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो उस गैस का एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल के आया, उसमें कार्बन भी बन होगा और हाइड्रोजन भी बन, एम्पिरिकल फार्मूले में, है ना। अब एम्पिरिकल फार्मूले हमें निकल के आ गया, तो क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, क्या हो गया इसका CH, है ना। ठीक, सेकंड क्या पूछा था इसने, गैस, जो गैस है उसका मोलर मास कितना होगा और फिर मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, है ना। तो 2 चीज़ें और पूछी थी इसने, कौन कौन सी, एक तो जो गैस बनी है, ये जो गैस है इसका मोलर मास कितना होगा कि जब ये STP पर इतना वॉल्यूम कवर कर रही है और उसका मास इतना है। तो उसके लिए क्या करोगे, क्योंकि हमें पता है, उसके लिए एक नॉर्मल कैलकुलेशन लगाओगे,
10 लीटर ऑफ गिवन गैस वेट, कितना वेट है 11.6 ग्राम एट STP। और हमें इतना भी पता है 22.4 लीटर अगर किसी गैस का गिवन है, क्योंकि हमें किसका निकालना है फिर 1 मोल का, है ना, क्योंकि किसी भी गैस का जो 1 मोल है वो STP पर कितना वॉल्यूम कवर करती है 22.4 लीटर। तो फिर कितना वेट हो जाएगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन ये रही कि 1 मोल गैस का कितना जो है मोलर मास होगा। अगर ये गैस हमारे पास 1 मोल है इस गैस का, तो फिर कितना मोलर मास होगा इसका, है ना, क्योंकि हमें 1 मोल की नीड क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होता है तो वहाँ जो एलिमेंट होते हैं वो एक सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में होते हैं। तो इसी वजह से हमें, क्योंकि 10 लीटर का हमें दे रखा था, हमें कितने का निकालना है 22.4 लीटर, जो कि बराबर होता है किसी के भी आइडियल गैस के 1 मोल के इक्वल होता है ना। तो इसी वजह से हमें 22.4 लीटर के लिए कैलकुलेट करना है कि इस गैस के 1 मोल का मास कितना होगा। तो वो कितना आया है 26 ग्राम, है ना। 11.6 क्या था, उसका वेट था किसका 10 लीटर जो गैस दे रखी थी, ठीक। 10 क्या है 10 लीटर वॉल्यूम था इसका, 22.4 के लिए हमें निकालना है ना। तो ये वैल्यू कितनी आई अप्रोक्स 26 ग्राम। तो मोलर मास जो हो गया इस गैस का वो कितना हो गया 26 ग्राम। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और था कि जनरली एम्पिरिकल फॉर्मूले में एक हिंट दे देता है कि वहाँ जो गैस है या जो कंपाउंड है उसका मोलर मास दे देता था, लेकिन इसने इसमें मोलर मास भी नहीं दिया, इसमें इसने उसका एक हिंट दिया था कि 10 लीटर गैस है और इतना वॉल्यूम इतना उसका वेट है। तो फिर हमें पहले उसका 1 मोल का निकालना पड़ा, तो 1 मोल का हम निकालेंगे तो वो कितना आया है 26 ग्राम। तो बस हमें ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया था इसको, इन चीज़ों को इसने बस। तो एम्पिरिकल फार्मूले का मास कितना है हमें पता है, एम्पिरिकल फार्मूला CH आया था, CH में कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना हो गया 13, ठीक। ये आप देख लीजिए इतना ही आ रहा है। नाइट्रोजन, और इसमें क्या है नाइट्रोजन नहीं सॉरी, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। अब यहाँ से N की वैल्यू कैसे निकलेगी, N की वैल्यू निकलती है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मोलर मास कितना आया था 26, ठीक। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया 13, तो कितना हो गया 26 अपॉन 13। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो मोलिकुलर फार्मूला कितना हो जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला कितना हो जाएगा N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला था CH, N की वैल्यू कितनी है 2 CH, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा C2H2। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए मोलिकुलर फार्मूला निकल के आ गया क्या C2H2, यानी कि जो गिवन गैस थी वो कौन थी हमारी C2H2, एसिटिलीन थी, ठीक। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये कोई रिएक्शन है किस किस के बीच में है, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के बीच में। कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्या क्या निकल रहा है CO2 एंड H2O प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। मतलब कि आपके पास 0.75 मोलरिटी का HCl का सॉल्यूशन है और उसका 25 ml ले रखा है आपने, है ना। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन की, या मोलरिटी दे रखी है। तो इस ऐसे जब भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले तो नॉर्मल एक इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको ठीक है लिख लेंगे। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे कि HCl का कितना मास कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो होता है 100 ग्राम, HCl का कितना है 73 ग्राम, क्योंकि एक HCl का कितना होता है
तो कितने ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है ये? 73 ग्राम के। इट मीन्स कि 100 ग्राम को कम्प्लीटली अगर आपको रिएक्ट करना है तो कितने की चाहिए, कितने की नीड हो रही है? 73 ग्राम की। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास इस मोलरिटी का सॉल्यूशन है और उसका 25 ml है, तो फिर कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा 25 ml ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो पहले तो ये पता लगा लें कि 25 ml जो आपके पास है HCl का, इतनी कंसंट्रेशन का, उसमें HCl का अमाउंट कितना है, HCl का मास कितना है ना। तो फिर अगर वो मास निकल करके आ जाएगा, HCl का मास निकल करके आ जाएगा, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि वो मास कंप्लीटली कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेगा या पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हमें यहाँ से HCl का मास निकालना है तो सीधे सीधे बस मोलरिटी वाला फॉर्मूला लगाइए कि मोलरिटी अगर हमें निकालनी है तो उसका सोल्यूट का मास अपॉन उसका मोलर मास इंटू 1000 अपॉन उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पर 25 ml हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ से W निकाल लीजिए। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे मोलरिटी रख दीजिए, मोलर मास वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम कितना दे रखा है 25, और वॉल्यूम कितना है, कैलकुलेशन में क्या है 1000 इंक्लूड होता है जब हम ml में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो अमाउंट निकल करके आया है HCl का वो कितना आया है 0.6844 ग्राम, है ना। अब हमें पता चल गया कि ये जो सॉल्यूशन था ना आपके पास, ये 25 ml किसका, HCl का, उसमें HCl का जो अमाउंट है वो कितना आया है 0.6844 ग्राम निकल करके आ गया। तो क्योंकि 73 ग्राम तो रिएक्ट करता है 100 ग्राम के साथ, तो 0.6844 ग्राम कितने के साथ करेगा, बस निकाल दीजिए। तो 73 ग्राम तो करता है 100 ग्राम के साथ, तो 0.68 ग्राम कितने के साथ करेगा 100/73 इंटू दिस। तो ये इतना अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायर्ड होगा किसके लिए 25 ml ऑफ 0.75 MSCl को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और आई थिंक लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। तो इसमें भी सेम चीज़ पूछती है क्या, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज ऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो कह रहे हैं क्लोरीन प्रिपेयर्ड होती है इस मेथड से, HCl की रिएक्शन, मतलब 4 मोल ऑफ HCl नीड हो रही है मैग्नीज ऑक्साइड के 1 मोल को कम्प्लीटली रिएक्ट कराने के लिए। कह रहे हैं हाउ मैनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो बस पहले मैग्नीज ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए कितना होता है, फिर HCl का निकाल लीजिए कितना होता है। तो कितने ग्राम HCl की नीड है 1 मोल को कम्प्लीटली रिएक्ट कराने के लिए, फिर पूछ रहा है 5 ग्राम के लिए कितनी होगी, तो फिर उससे सीधे निकल करके आ जाएगा। तो ये कह रहा है 146 ग्राम तो ज़रूरत होता है 87 ग्राम के लिए, 146 ग्राम की नीड किसके लिए होती है 87 ग्राम के लिए। तो 5 ग्राम के लिए कितनी होगी 146/87 इंटू 100। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको सभी न्यूमेरिकल जो है समझ में आए होंगे। किसी न्यूमेरिकल में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन फिर हम एक्सप्लेन फिर से कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके बेटा, बाय।